आज 23 जनवरी है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती पर उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया। 2021 से हम लोग इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जिन विपरीत परिस्थितियों में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था, उससे भारतीय युवा निरंतर प्रेरित होते रहे। इसलिए भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आज हम लोग इस उपलक्ष्य पर सुभाष चंद्र बोस के योगदानों को याद करें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि कटक के एक जाने माने वकील थे। माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। प्रभावती दत्त बोस था, जो कि कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित दत्त परिवार की कन्या थी। इस दंपति के कुल 14 संतानें थीं। 14 संतान, जिसमें से 8 पुत्र और 6 पुत्री। इसमें सुभाष चंद्र बोस इनकी 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस इनकी 9वीं संतान थे, 6वें पुत्र थे। अपने भाई बहनों में सबसे अधिक लगाव सुभाष चंद्र बोस को शरद चंद्र बोस से था, जो कि उनके बड़े भाई थे, यानी इस दंपति के दूसरे पुत्र थे। शरद चंद्र बोस से सुभाष चंद्र बोस का बहुत लगाव था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन संबंधी प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में शरद चंद्र बोस से सलाह लिया है। सुभाष चंद्र बोस की जो प्राइमरी शिक्षा हुई वो कटक में हुई। प्रोटेस्टेंट स्कूल से उन्होंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रेवनेसा कॉलेजिएट से इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने पास की और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया स्नातक के लिए। लेकिन छात्र राजनीति में सक्रिय हो जाने के कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और कॉलेज से निकाल दिया गया। तब उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और बीए में दर्शन शास्त्र से ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की उन्होंने 1919 में। पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ICS बने, तो पिता के इस सपने को साकार करने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में रहने खाने की व्यवस्था के लिए एक कॉलेज में एडमिशन भी उन्होंने लिया। विलियम हॉल में उन्होंने मानसिक रोग, मानसिक विज्ञान में ऑनर्स में एडमिशन ले लिया और लेकिन मुख्य उद्देश्य था ICS की तैयारी करना। 1920 की ICS परीक्षा में वो अपीयर हुए और उस परीक्षा में 4था स्थान उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। वो विवेकानंद के से प्रभावित थे, अरविंद घोष से प्रभावित थे और इस बीच ICS की नौकरी करना यानी ब्रिटेन की गुलामी करना। तो उन्होंने इस द्वंद्व को अपने भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर व्यक्त किया। शरद चंद्र बोस ने कहा, तुम्हारी जो अंतरात्मा कह रही है वो करो। तो उन्होंने त्याग पत्र देने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दुख भी था। दुख ये था कि इस फैसले की खबर माता पिता को मिलेगी तो वो लोग बहुत दुखी होंगे। हालांकि उनकी माता ने बाद में इनके इस फैसले का स्वागत किया। 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS से त्याग पत्र दे दिया। 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS से त्याग पत्र दे दिया और फिर 1921 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1921 से वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए और फिर ये उनका क्रम लगातार चलता रहा। राष्ट्र की सेवा का जो शपथ उन्होंने लिया उसे उन्होंने 1945 अपने मरते दम तक पूरा किया।
जब वो ब्रिटेन थे तभी उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं आपके सानिध्य में राष्ट्र सेवा में कार्य करना चाहता हूँ। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें एक सलाह दी थी कि तुम भारत आओ तो सबसे पहले गांधी जी से मिलो। तो ब्रिटेन से जब वो भारत आए तो सबसे पहले गांधी जी से मिले। गांधी जी उस समय बम्बई में थे, तो बम्बई में वो गांधी जी से मिले और राष्ट्रीय आंदोलन पर दोनों लोगों में व्यापक चर्चा हुई। फिर गांधी जी ने उन्हें सलाह दिया कि ऐसा है कि आप कलकत्ता चित्तरंजन बाबू के पास चले जाइए और उनके साथ कार्य करिए। अंततः सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता आ गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ वो कार्य करने लगे। सुभाष बाबू ने अपना राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास को माना और उनके आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे। जैसा कि वो कहते भी हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता विवेकानंद थे। यह कथन सुभाष बाबू का ही है। 1921 उस समय असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। इस राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष बाबू को लगभग 11 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। सबसे पहले 1921 में ही उन्हें जेल हुई। उस समय चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर चुने गए। उन्होंने सुभाष बाबू को कलकत्ता महानगर का कार्यकारी अधिकारी बनाया। इस कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल में उन्होंने जनता की भरपूर सेवा की। कलकत्ता के कई रोडों का नाम जो कि अंग्रेजों के नाम पे था उसको बदलकर भारतीयों के नाम पे किया गया। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सफाई की व्यवस्था की गई। यानी इस कार्यकाल का पूरा प्रयोग उन्होंने जनता की सेवा के लिए किया। 1925 में चित्तरंजन बाबू का निधन हो गया। तो चित्तरंजन दास के निधन के पश्चात कांग्रेस में एक वामपंथी विचारधारा के स्तंभ सुभाष बाबू बन गए। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई और 1928 में जब कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, वहाँ नेहरू रिपोर्ट जब रखी गई तो वहाँ देखा गया कि नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य है स्वराज प्राप्त करना। इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन लोगों ने कहा कि हमारा उद्देश्य स्वराज प्राप्ति नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि स्वराज प्राप्ति संबंधी प्रस्ताव तो हम 1906 में इसी कलकत्ता अधिवेशन में पारित किए थे। तो 22 वर्षों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति यही है कि हम जहाँ थे वहीं हैं। तो इसका उस उद्देश्य का इन लोगों ने विरोध किया। हालांकि गांधी जी ने बीच बचाव किया और ये तय हुआ कि 1 वर्ष का समय ब्रिटिश सरकार को दिया जाए। अगर ब्रिटिश सरकार 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्रदान कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति घोषित कर देगी। सबको पता था कि कांग्रेस सरकार इस संदर्भ में कोई पहल नहीं करेगी। 1 वर्ष का समय वो बीत गया। 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति घोषित कर दिया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता में बहुत धूमधाम से इसे सुभाष बाबू ने मनवाया। इसी बीच 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1938 और 1939। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू को गुजरात में है एक गांव में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू अध्यक्ष बने। इस अध्यक्षता के कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। साथ में राजवाड़ों जो रियासतें थी उनको सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। साथ में विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में एक विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति भी बनाई गई। सुभाष बाबू चाहते थे
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुझारू रुख अपनाए, लेकिन गांधी जी इसे पसंद नहीं कर रहे थे। 1939 ये अधिवेशन फरवरी में हुआ था। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बन गए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष बाबू अध्यक्ष बने, तो गांधी जी ने सुभाष बाबू के विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया और उन्हें अपना समर्थन दिया। लेकिन सुभाष बाबू ने इस त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इस त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बाबू 1580 मत पाए और 1377 वोट पट्टाभी सीतारामैया पाए, यानी सुभाष बाबू विजयी हुए। तभी गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, बल्कि मेरी हार है। दरअसल कांग्रेस कार्यकारिणी में अधिकांश जो सदस्य थे वो गांधी जी के अनुयायी थे, तो उसमें से 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और सुभाष बाबू से कहा गया कि आप अपने हिसाब से अपनी कार्यकारिणी का गठन कीजिए। लेकिन जो गांधी के अनुयायी थे उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अंततः अप्रैल 1939 में सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कांग्रेस के अंदर रहते हुए किया। सुभाष बाबू को कांग्रेस से 3 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस पद से उन्हें हटाया गया। तो इस प्रकार 1939 तक कांग्रेस में उनकी प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद वो कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष बाबू का स्पष्ट मत था कि यही सही मौका है कि हम क्रांतिकारी आंदोलन करके भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्र करा लें। लेकिन गांधी जी कहते थे कि ब्रिटेन इस समय संकट में है, हमें इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस तटस्थ रहने की बात कर रहे थे, लेकिन सुभाष बाबू का ये मानना था कि ये सही मौका है, हमें स्वतंत्रता युद्ध छेड़ देना चाहिए। 1940 में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें उनके घर पर ही नज़रबंद किया गया और वहीं से वो फरार हो गए, यानी वो नज़रबंदी से भाग गए। अब यहाँ से उनकी एक दूसरी भूमिका शुरू होती है। सुभाष बाबू की यहाँ से एक दूसरी भूमिका शुरू होती है। असहयोग आंदोलन जब स्थगित किया गया था चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में, उसकी भी भर्त्सना सुभाष बाबू ने की थी। विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर सुभाष बाबू ने, जब वो यूरोप की यात्रा पे थे, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी जी की आलोचना की थी। तो 1940 में उन्हें नज़रबंद किया गया कलकत्ता में एलिग्न रोड पर उनका जो मकान था, इस मकान में उन्हें नज़रबंद किया गया और यहाँ से वो भागकर पेशावर चले गए। यहाँ से वो 17 जनवरी 1941 को सुभाष बाबू यहाँ से फरार हो गए। नाम क्या रखा? नाम एक पठान का नाम रखा, मोहम्मद जियाउद्दीन नाम से सुभाष बाबू यहाँ से चले गए पेशावर में गए तो कीर्ति किसान पार्टी के एक कार्यकर्ता जो थे भगत राम तलवार, वो उनसे मिले। यहाँ पर भगत राम तलवार के सहयोग से वो पेशावर से काबुल पहुँचे। अब यहाँ भी भगत राम तलवार एक मुस्लिम का नाम रखे, रहमत खां, और इनके चाचा बने सुभाष बाबू, गूंगे और बहरे। फिर यहाँ से ये लोग पेशावर से काबुल आए तो ये मास्को दूतावास से संपर्क किए कि वो हमारी सहायता करें, लेकिन वहाँ से सहायता नहीं मिल पाई। तब जर्मनी और इटली के दूतावासों से इन्हें सहायता मिली और यहाँ से वो एक इटालियन नागरिक
इटालियन नागरिक बनकर मॉस्को पहुंचे। इटालियन नागरिक ऑरलैंडो मैशोंटा नाम रखा, ऑरलैंडो मैशोंटा नाम रखा, और यहाँ से वो मॉस्को गए और मॉस्को से फिर बर्लिन चले गए, क्योंकि मॉस्को उचित जगह नहीं था, क्योंकि रूस मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया था, तो वो जर्मनी बर्लिन चले गए। यहाँ पर वो हिटलर हिटलर के दाहिने हाथ रॉबिन ट्रैप से मिले, हिटलर से भी मिले, और भारतीय स्वतंत्रता के लिए वो हिटलर का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किए। रोम में उन्होंने फिर इंडिया सेंटर का गठन किया, और जो जर्मनी और इटली द्वारा जो भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे, उन सैनिकों को लेकर एक सैनिक संगठन वो बनाना चाहते थे जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़े। इसी बीच क्या हुआ कि जापान लगातार दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी बढ़त बनाए हुए था। दिसंबर 1941 में जापान ने मलाया पर विजय की, फरवरी 1942 में जापान ने सिंगापुर को जीत लिया। तब सुभाष बाबू को लगा कि अगर जापान से हमें सहयोग मिल जाए तो भारत पर विजय करना आसान होगा। और जापान में रासबिहारी बोस थे, तो रासबिहारी बोस इस समय सक्रिय हुए। उन्होंने टोक्यो में मार्च 1942 में एक सम्मेलन आयोजित किया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जो भारतीय थे, जो अप्रवासी थे, उनसे उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने पर विचार किया गया। फिर दूसरा सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक में हुआ, और इसी बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अस्तित्व में आई, और इसी बैंकॉक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सुभाष बाबू को जापान और सिंगापुर बुलाया जाए। तो सुभाष बाबू को जापान और सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया गया। ठीक, तो यहाँ से अब बर्लिन से सुभाष बाबू को जापान जाने का निमंत्रण मिल गया, तो बर्लिन से सुभाष बाबू जापान आ गए। बर्लिन से सुभाष बाबू जापान आए। तो बर्लिन से सुभाष बाबू का जो जापान का सफर है, 13 जून 1943 को बर्लिन से सुभाष बाबू जापान आ गए। 13 जून 1943 को सुभाष बाबू बर्लिन से जापान आ गए। तो यहाँ पर टोक्यो आए। टोक्यो, इसी बर्लिन में, जर्मनी में ही सुभाष बाबू को नेताजी की उपाधि मिली। नेताजी, क्योंकि जैसे हिटलर को फ्यूहरर बोला जाता था, फ्यूहरर का मतलब नेता था, वैसे ही मुसोलिनी को भी डी इलास बोला जाता था, उसका भी मतलब नेता था। ऐसे ही फ्रैंको जो कि स्पेन का शासक था, उसको भी नेता बोला जाता था। तो यहाँ उनको नेताजी की उपाधि मिली। यहाँ से टोक्यो आए 13 जुलाई 1943 को। 1943 को 13 जुलाई का 13 जून 1943 को सुभाष बाबू टोक्यो आए बर्लिन से, और फिर यहाँ से 3 जुलाई सिंगापुर आ गए। सिंगापुर कब आए? 3 जुलाई 1943 को, और फिर यहीं 4 जुलाई 1943 को उन्हें आईएनए का कार्यभार सौंप दिया गया, और साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कार्यभार सौंप दिया गया। ये दोनों जो बने थे, अब इन दोनों के बनने की कहानी जो है, रासबिहारी बोस ने 2 सम्मेलन बुलाया था, एक टोक्यो में मार्च 1942 में, और जून 1942 में बैंकॉक में। उसी बैंकॉक सम्मेलन में यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अस्तित्व में आई थी।
1942 में। यह जो INA है यही आज़ाद हिंद फौज है। INA इंडियन नेशनल आर्मी, यही आज़ाद हिंद फौज है। आज़ाद हिंद फौज है। इसका गठन, यह अस्तित्व में आया 1 सितंबर 1942 को। आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया 1 सितंबर 1942 को। आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया 1 सितंबर 1942 को। आज़ाद हिंद फौज के गठन में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें रास बिहारी बोस तो हैं ही, साथ में एक जापानी सैन्य अधिकारी फुजिहारा, एक साधु प्रीतम सिंह और अंग्रेजी सेना के ब्रिटिश एक अधिकारी थे कैप्टन मोहन सिंह, निहाल सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ये सबसे पहले आया कि जो युद्धबंदी भारतीय सैनिक हैं उनको लेकर एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाए। तो इसीलिए प्रश्न में पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज किसकी मानसिक उपज है, तो कैप्टन मोहन सिंह की है। फुजिहारा ने उन्हें प्रेरित किया कि इन युद्धबंदियों को लेकर आप एक सेना का गठन कीजिए जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। अंततः 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हो गया। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह का जापानी सैन्य अधिकारियों से समन्वय नहीं बन पाया, इसलिए कैप्टन मोहन सिंह को जापानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। तो बहुत कम दिनों तक आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह कर पाए। आज़ाद हिंद फौज का जो दूसरा चरण है उसमें यहाँ 4 जुलाई 1943 को इसका नेतृत्व संभाल लिया सुभाष चंद्र बोस ने। तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। फिर आज़ाद हिंद फौज के कई ब्रिगेड बने, जवाहर ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थी। तो महिलाओं संबंधी एक ब्रिगेड भी इस आज़ाद हिंद फौज में बना था। और इसी बीच इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बाबू ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा सिंगापुर में की। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की गई। अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की गई और इस सरकार का मुख्यालय बना रंगून। मुख्यालय कहाँ बना? रंगून में। इस सरकार के मुख्यालय बना रंगून में। 23 अक्टूबर को ये घोषणा की गई। 23 अक्टूबर को सुभाष बाबू ने सिंगापुर में ये घोषणा की कि एक अस्थायी सरकार बन गई। अब 23 अक्टूबर को सुभाष बाबू ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष बाबू ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस बीच जापान ने अंडमान और निकोबार पर अधिकार कर लिया था। उसे आज़ाद हिंद फौज को या इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया नवंबर में। तो 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार ये इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया गया। इस अंडमान का नाम सुभाष बाबू ने शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। ठीक, अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। जो अस्थायी सरकार बनी थी उसमें कुछ विभाग भी बने थे, जैसे वित्त विभाग जो था SC चटर्जी को दिया गया था, प्रचार विभाग SC अय्यर को दिया गया था और जो महिला संगठन था वो लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया था। अब ब्रिटिश सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज भारत की तरफ चली, यानी भारतीय भूमि पर
उसने अपना कदम रखना शुरू किया। ब्रिटिश सैनिकों की मदद से आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में भारतीय भूमि पर अपना कदम रखा। 21 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारतीय भूमि पर अपना कदम रखे। तो आज़ाद हिंद फौज 21 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर अपना कदम रखे। 21 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर अपना कदम रखे और आगे चलकर 4 जुलाई 1944 को 4 जुलाई और यहीं आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते हुए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा उसी समय दिया था। 4 जुलाई 1944 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया। फिर 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से संबोधन करते हुए उन्होंने गांधी जी से कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। राष्ट्रपिता इस संघर्ष में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहिए। यानी पहली बार इसी समय गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष बाबू ने कहा था। ठीक, लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। 1945 आते आते जापान कमजोर पड़ने लगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा गया। जापान 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। जब जापान आत्मसमर्पण कर दिया तब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। बर्मा से कोहिमा की तरफ उनका जो आना था वो रुक गया और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। सुभाष बाबू को भी गिरफ्तार करने की योजना थी, लेकिन वो बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे और इसी बीच फार्मोसा द्वीप पर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया ताइवान या ताइपे में और उनका निधन हो गया। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस की जीवन लीला यहीं समाप्त हो गई। फिर आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक गिरफ्तार किए गए थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, जिसमें 3 प्रमुख जो अधिकारी थे, जिसे लाल किला मुकदमा नाम से जाना जाता है। नवंबर 1945 में ये मुकदमा चला, जिसमें शाहनवाज खान, मेजर शाहनवाज खान, कैप्टन प्रेम सहगल और कैप्टन गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। इस मुकदमे की पैरवी के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति बनाया। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम इन अधिकारियों की पैरवी की, जिसमें केएन काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, औड़ा आशा फली थी, जवाहरलाल थे। तो इन लोगों जवाहरलाल बहुत दिनों के बाद वकील का चोंगा धारण किए। तो इन वकीलों की जो टोली थी, इन वकीलों का जो ग्रुप था, वो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में इस मुकदमे में इनकी पैरवी की। हालांकि इस मुकदमे में इन सैनिक अधिकारियों को फांसी दी गई, लेकिन जनता का दबाव, जनता ने उस समय ये नारा दिया, लाल किला तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। जनता के दबाव में आकर वायसराय बेवल ने इनके फांसी के जो फैसला था उसको माफ किया। ठीक, तो ये था सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ चीज़ें। रास बिहारी बोस की जहाँ तक बात है, तो रास बिहारी बोस कोलकाता के थे। अलीपुर षड्यंत्र केस से बचने के लिए वो भाग के उत्तराखंड आए और देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में कलर की नौकरी कर लिए। फिर इधर उत्तर पश्चिम के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने लगे और दिल्ली बम कांड जो हुआ, जिसमें वायसराय हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को, उस गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भाग गए और जापान में उन्होंने जापान की नागरिकता ले ली, जापान में विवाह कर लिया और फिर इस समय उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज के गठन में सहयोग किया।
दिल्ली बम कांड में बाद में चलकर 4 लोगों को फांसी हुई, जिसमें बाल मुकुंद थे, बसंत बिश्वास थे, अवध बिहारी थे, अमीर चंद थे। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम जो है वो उनकी आत्मकथा है। उन्होंने फॉरवर्ड नामक पत्रिका का संपादन भी किया। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम लोग संक्षेप में जानना चाह, और सुभाष चंद्र बोस के विषय में विस्तृत जब बात करेंगे हम लोग तो 1 सवा घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक, तो संक्षेप में हम लोगों ने जो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं उसको देखने का प्रयास किया।